हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। बच्चों आज हम जैसे कि लिखा भी हुआ है क्लास ट्वेल्थ के जो क्या है गोस लॉ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ माना जाता है इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमें एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉलिड एंगल, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो गोस लॉ पे जाने से पहले हम एरिया वेक्टर पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन सॉलिड एंगल। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। एक्चुअली एरिया वेक्टर हमने देखा है, मान लीजिए एरिया तो हमने सुना था कि ये कोई एरिया है जिसकी स्क्वायर है, जिसकी लेंथ a है और ब्रिक b है, रेक्टेंगल है सॉरी, या स्क्वायर ले लेते हैं, ये भी a हो जाएगा। तो इसका जो एरिया हो जाएगा AREA, एरिया विल बी इक्वल टू a इंटू a इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये क्या है एरिया वेक्टर? तो बच्चों ये जो हम एरिया फाइंड करते हैं ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, समझ रहे हो। तो ये जो एरिया वेक्टर है ये एरिया का वेक्टर फॉर्म ही है। यहां हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो इसकी बच्चों डायरेक्शन क्या होती है, देखिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो बच्चों होगा क्या, मान लीजिए कोई प्लेट है, वो प्लेन के रूप में है, वो हम लेकर के आए और कहां रख दी, ऐसे रख दी। ठीक है ना। O A B C, मान लीजिए इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है A। देन तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, जो एरिया होता है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि मान लीजिए क्या है, हमारे पास कोई कॉपी है, ठीक है ना, डायरी। तो इसका एरिया क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी इसके एरिया की। एक्चुअली ये तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ और ब्रीथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी ना बच्चों, वो परपेंडिकुलर होगी इससे बाहर की ओर। समझ रहे हो, ये इसकी डायरेक्शन है, इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ये इसका प्लेन सरफेस हो गया और ये इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है वो एरिया की डायरेक्शन होती है। समझ गए। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ए कैप, किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो मैं अगर एरिया वेक्टर को लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी with direction, it is known as area vector। ठीक है। और it is denoted by ये, ठीक है। और मान इफ मैग्नीट्यूड इज ए, देन ए क्या हो जाता है, कोई भी बच्चों वेक्टर हो, कोई भी क्वांटिटी हो, उसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया इसका ए, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, किस डायरेक्शन में है ये, जेड कह दो।
मोस्ट इंपॉर्टेंस है इसकी। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एरिया वेक्टर। वो कैसे, वो आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो मोस्टली यही है बस, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी विद डायरेक्शन, इट इज नोन एज एरिया वेक्टर। तो एरिया को डायरेक्शन के साथ क्या कहेंगे हम, एरिया वेक्टर बोल देते हैं। अगर एरिया इट इज डिनोटेड बाय ए, इफ मैग्नीट्यूड इज ए, देन ए विल बी ए जेड कैप, ठीक है ना। तो यही है, यूनिट तो हम लोग सभी जानते हैं, मीटर स्क्वायर होते हैं एरिया की, वो सभी चीजें लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन ही इसकी जो है कंसेप्ट भी है, और वो डेफिनेशन से ही आप समझ जाओगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर होता क्या है, ठीक है ना। क्या होता है देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing through a closed surface is known as electric flux. Number of electric field lines passing through a closed surface is known as electric flux. तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, देखो जैसे कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, मान लीजिए क्या है, कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। क्लोज सरफेस क्या होता है, जो चारों तरफ से बंद होगा। और बच्चों याद रखना, क्लोज सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, क्योंकि जो गॉस ने अपना लॉ दिया था वो क्लोज सरफेस के लिए ही दिया था, और उसी के नाम पर क्लोज सरफेस का नाम क्या रख दिया गया, गॉसियन सरफेस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किया, क्लोज सरफेस को भी क्या कहने लगे, गॉसियन सरफेस कहने लगे। तो ये क्या है, हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, एक्चुअली इसको ऐसे ना बना करके हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और मान लीजिए क्या जा रही है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और बच्चों ये जो एरिया है, हमें पता है इसका एरिया वेक्टर होता है। मान लीजिए यह परपेंडिकुलर होगा ना एरिया वेक्टर, तो ये यहां से जाएगा ऐसे, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला कंपोनेंट ले लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये इस पॉइंट पे जाकर के मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये जो थीटा एंगल बना रहा है, अगर मैं वेक्टर का यूज करके यहां रिजोल्यूशन करूं इसका, ठीक है ना, तो यहां ई का कौन सा कंपोनेंट जाएगा इस वेक्टर वाली फॉर्म में, क्या जाएगा, ये हो जाएगा ई कोस थीटा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये ई कोस थीटा। और जैसे ये ई कोस थीटा हो जाता है हमारे पास, तो बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका मैथमेटिकल जो रूप होता है वो होता है फाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई कोस थीटा, और जितना हमारे पास ये एरिया में कोई क्रॉस हो रहा है वो एरिया होता है, ठीक है। और बच्चों हम लोग जानते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ए कोस थीटा। हम जानते हैं कोस थीटा कहां होता है, डॉट प्रोडक्ट में। अगर कोस थीटा हटा दिया तो यहां डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी, समझ रहे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। नेक्स्ट
अगर हम देखें तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास E डॉट ए, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज डिनोटेड बाय फाई एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और यूनिट जो होगी इसकी बच्चों, अगर हम यूनिट देखें तो फाई ई और ए की मल्टीप्लीकेशन है, तो यूनिट एस आई यूनिट ऑफ फाई क्या हो जाएगी। अगर हम ई की देखें, ई की यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन कूलॉम इनवर्स, और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारे पास न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं जूल। अगर मैं इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और कूलॉम इनवर्स। अगर मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर से 1 मीटर न्यूटन के पास लेके आ जाऊं, तो बच्चों न्यूटन और मीटर क्या बन जाता है, जूल। ठीक है ना, तो इसकी दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, और जूल इंटू मीटर और कूलॉम इनवर्स, जूल इंटू मीटर इंटू कूलॉम इनवर्स। तो ये भी इसकी एक अदर यूनिट बन जाती है। तो यहां क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारे पास क्लोज सरफेस है, मान लीजिए यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो हमारे पास जो मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का, वो जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे थे वो और ए की मल्टीप्लिकेशन के मान के बराबर होता है। तो हमने देखा कि एक कंपोनेंट ले लिया हमने, और उसकी वो किसके डायरेक्शन में, वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेते हैं जो एरिया की डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, तो एरिया की डायरेक्शन में कौन सा है, ई कोस थीटा, और ई कोस थीटा बन गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ई डॉट ए। फिर ई डॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वापस, ई ए कोस थीटा, ये हम लिख सकते हैं, जहां थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए, और इट इज नोटेड बाय फाई, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट ये होती है। बस इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है ना। अब बच्चों एक चीज और इसमें मैं आपको बताता हूं, इसको लिख लीजिए, फिर मैं रख कर देता हूं। देखो अभी हमने इसका सिर्फ सिंपल रूप बताया है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। अब बच्चों मान लीजिए हमारे पास कोई किस तरह का क्लोज सरफेस है, इस तरह का क्लोज सरफेस है, और ये क्लोज सरफेस छोटे छोटे एरिया से मिलकर के बना हुआ है। मान लीजिए इसका टोटल सरफेस एरिया तो कितना है, ए है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट हैं इनका सरफेस एरिया कितना है, डी ए। ठीक है ना, इनका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, डी ए। तो मैं एक छोटा कंपोनेंट ले लेता हूं इसका। मान लीजिए यहां से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती है, पास हो रही है ई है, और इसका जो एरिया वेक्टर कंपोनेंट है वो हो जाएगा मान लीजिए डी ए। ठीक है ना, या डी ए, और डायरेक्शन उसकी डी ए कैप, ये हो गई डायरेक्शन हो गई डी ए कैप, और इसकी वैल्यू कितनी है एरिया की, इस छोटे से डी ए। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी छोटा सा ही होना चाहिए। ठीक है ना, और छोटी सी चीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी को तो फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास टोटल फ्लक्स हमें देखना है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हमें देखना है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाता है, डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है, जहां वहां फाई इक्वल टू ई डॉट ए था ना, यहाँ फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए हो जाएगा। और बच्चों क्या करते हैं, ये जो सारी चीजें, जैसे मान लीजिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर टोटल का निकालना है,
अगर हमें टोटल का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी ये छोटे 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 एरिया हैं इन सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा। और सभी को जोड़ने के लिए बच्चों या तो हम समेशन का यूज करते हैं या फिर हमारे पास एक दूसरी चीज और है जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन। एक्चुअली बच्चों इंटीग्रेशन को जोड़ने के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए इसका टोटल फ्लक्स जो है फाई है, अगर इसका टोटल फ्लक्स फाई है तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम दोनों साइड फाइंड करने के लिए डी फाई, और इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे ई डॉट डी एस। आई होप आप इंटीग्रेशन की नॉलेज जानते होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं जानते हैं तो बच्चों मेरे को बताइएगा कमेंट में, फिर हम जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा उसमें इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूलेज या ये चीज क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ इंटीग्रेशन लगता है डी की वैल्यू को भी खत्म कर देता है। ऐसा है जैसे मान लो एसिड और बेस को आपस में मिलाया तो दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल, तो यहां से दोनों ही हट जाते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास क्या बन जाता है फाई, और फाई की वैल्यू, फाई क्या है, जो वो फ्लक्स है जो इस टोटल एरिया से पास हो रहा है उसकी वैल्यू निकल करके आ जाती है, ठीक है ना। तो एक ये फॉर्मूला भी आप अपने माइंड में रखेंगे, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब बच्चों आप लोग देखिए, अगर हमारे पास कोई स्पेयर है, मान लीजिए कोई स्पेयर है, ठीक है, और यहां कोई चार्ज रखा हुआ है और इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नंबर, या कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो फाइंड करो। तो देखो कितना टिपिकल बनेगा ये। सबसे पहले तो हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा वो पता करना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका एरिया कितना होता है वो फाइंड करना पड़ेगा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इसको सोल्व करने का सिंपल मेथड है गॉस लॉ। यही इंपॉर्टेंस है बच्चों उसकी। जितने भी क्लोज सरफेस होंगे हमारे पास उनके अंदर जहां भी कहीं भी चार्ज रखा हो उसके कारण जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और ना ही बल्कि किसी क्लोज सरफेस में, बल्कि अगर कोई कहीं चार्ज रखा हुआ है तो इमेजिनरी हम क्लोज सरफेस उसके चारों ओर बना लेते हैं और उस एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम उसमें करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड टू द स्फेरिकल सेल। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस बार कोविड-19 की वजह से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, जो स्फीयर के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन ये हटा दिया गया है सिलेबस से, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ गॉस लॉ में सिर्फ और सिर्फ इस बार 2 एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए प्लेन शीट। कोई प्लेन है, प्लेन शीट बिल्कुल पतली सी, और दूसरी है इनफाइनाइट वायर है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। बस ये 2 एप्लीकेशन आपको पढ़नी है इस बार। जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी कंडक्टर वाली, और उसमें कंडक्टर कौन सा था, स्फेरिकल कंडक्टर था वैसे तो आपके सिलेबस में, लेकिन कई बार एग्जाम्स में वो इस सिलेंडर के बारे में भी पूछ लेता था। आपसे यहां तो नहीं पूछा जाता था, लेकिन जो और अदर एग्जाम होते हैं उनमें मोस्टली सिलेंडर की बात भी कर लेते थे एग्जाम में, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आप यहां तक कंप्लीट कीजिएगा। कल की वीडियो में हम गॉस लॉ पढ़ेंगे और गॉस लॉ के बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ छोटे कुछ ही चंद सेकंड में निकल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।